नमस्कार मित्रों, ज्ञानदीप ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है आपका। आधुनिक भारत के इतिहास में हम लोग पिछली क्लास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों की चर्चा की है। अब हम लोग इस आंदोलन को एक एक कड़ी को बारीकी से देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो प्रथम भाग जो इसका आपका होगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में, ये आपका होगा उदारवाद का काल। उदारवाद का काल। लेकिन उससे पहले हम कुछ विशेष बिंदुओं को जान लेते हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा कि 1857 की क्रांति की जो आग लगी थी, 1857 की क्रांति जो हुई थी, उसके बाद धीरे धीरे जनमानस में चेतना विकसित होने लगी थी, राष्ट्रवाद की भावना विकसित होने लगी थी और अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र या अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन होना चालू हो गए थे, जिसको नेतृत्व के रूप में 1885 में कांग्रेस सामने आती है और यहाँ के आंदोलनकारियों को एक नेतृत्व मिल जाता है, जो कि आगे बढ़कर यही जो कि 1885 से लेकर 1947 तक स्वतंत्र होने तक लगातार संघर्ष जारी रखती है। बीच में बहुत सारी घटनाएं होती हैं, बहुत से काल आते हैं, यानी जैसे उदारवाद काल और इसके अलावा जो है क्रांतिकारी आंदोलन, फिर उग्रवाद काल, इस तरह के कई कालों से होकर हमें गुजरना पड़ता है और अंततः 1947 में हम स्वतंत्र हो जाते हैं। इस बीच की घटनाओं को हम सुविधा की दृष्टि से 5 भागों में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से 5 भागों को हम लेकर आगे बढ़ेंगे और उसकी चर्चा करेंगे, तो आप समझिए पहला जो भाग होगा वो उदारवाद का काल होगा। ठीक है, प्रथम चरण 1885 से प्रथम चरण 1885 से लेकर 1905 उदारवादी युग। ठीक है, 1885 से लेकर 1905 तक उदारवादी युग होगा। दूसरा जो काल आपका होगा, इसमें द्वितीय चरण के रूप में 1906 से लेकर 1919 तक, द्वितीय चरण 1906 से लेकर 1919 तक, 1906 से लेकर 1919 तक आपका द्वितीय चरण होगा, जिसे उग्र राष्ट्रवाद का काल कहते हैं। उग्र राष्ट्रवाद का काल, उग्र राष्ट्रवाद के काल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एक मिनट, उग्र राष्ट्रवाद के काल के नाम से जाना जाता है। तीसरे चरण के रूप में हम लोग देखेंगे क्रांतिकारी आंदोलन एवं वामपंथी आंदोलन। तृतीय चरण क्रांतिकारी आंदोलन एवं वामपंथी आंदोलन, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। चतुर्थ चरण जो है ये आपका होगा 1919 से लेकर 1942 तक, ये आपका होगा चतुर्थ चरण। 1919 से लेकर 1942 तक का काल होगा, जिसे हम गांधीवादी युग के नाम से जानते हैं। गांधीवादी युग, क्योंकि गांधी जी का प्रभाव इस समय अधिक था, वर्चस्व उनका अधिक था आंदोलन पर। अंतिम चरण जो आपका होगा वो होगा स्वतंत्रता प्राप्ति की ओर, 1947 तक चलेगा। अंतिम चरण 1942 से लेकर 1947 तक स्वतंत्रता प्राप्ति की
ओर, स्वतंत्रता प्राप्ति की ओर, ये आपका होगा। ठीक है, तो इन 5 चरणों की हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले प्रारंभ करते हैं प्रथम चरण की, उदारवादी काल की। ठीक है, उदारवादी काल। उदारवादी काल 1885 से लेकर 1905। जैसा कि आपको पता ही है कि कांग्रेस की स्थापना आपकी हो रही थी। उस समय जन जागरूकता या भारत में एक समूह के रूप में आंदोलन नहीं था। संपूर्ण समाज को हम एक सूत्र में नहीं पिरो पाए थे। एक जनशक्ति हमारे पास नहीं थी जो कि आंदोलन के साथ जुड़ सके। इसलिए हमें जरूरी थी कि कानूनी तौर पर अंग्रेजों के दायरे में रखते हुए एक संगठन की, और उसके बाद धीरे धीरे हम जनशक्ति को अपना मजबूत कर सकें। इसलिए इस काल में जो कार्य हुआ वह उदारवादी प्रवृत्ति से जोड़ा जाता है। 1905 तक नरमपंथी या राष्ट्रवादी या उदारवादियों का बोलबाला रहा, जब प्रमुख नेताओं में दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दीनशाह वाचा, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, महादेव गोविंद रनाडे, व्योमेश चंद बनर्जी, मदन मोहन मालवीय आदि जैसे आंदोलनकारियों के नाम सामने आते हैं। कार्य के रूप में देखा जाए तो जैसा कि पता ही है कि यह उदारवाद काल था, विचारधारा उदारवादी थी, आक्रामकता इसमें नहीं देखी गई। संवैधानिक तरीके से भारत की स्वतंत्रता की प्राप्ति पर बल दिया गया। कांग्रेस की न्याय प्रियता में घोर आस्था थी कि कांग्रेस न्याय प्रिय है और हमें भी न्याय देंगे। इस समय कांग्रेस पर मध्यवर्गीयों का प्रभुत्व था, जिसमें बुद्धिजीवी वर्ग, डॉक्टर, वकील, पत्रकार, साहित्य से संबंध रखने वाले, इंजीनियर आदि का प्रभुत्व था। अपनी मांग ये लोग प्रार्थना पत्र के माध्यम से, प्रतिवेदन के माध्यम से, स्मरण पत्रों के माध्यम से या शिष्ट मंडलों के रूप में प्रस्तुत करते थे अंग्रेजों के सामने। इन्हीं कारणों से इन्हें राजनीतिक भिक्षावृत्ति की भी संज्ञा दी गई। 1887 में दादा भाई नौरोजी द्वारा भारतीय सुधार समिति की स्थापना की जाती है। 1887 में भारतीय सुधार समिति की स्थापना दादा भाई नौरोजी द्वारा लंदन में की जाती है। लंदन में, ठीक है, 1887 दादा भाई नौरोजी द्वारा भारतीय सुधार समिति की स्थापना लंदन में की जाती है। 1888 में ही ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस, ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना होती है। विलियम डिग्बी को इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। विलियम डिग्बी को इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। ये भी जो है आपका लंदन में गठित की जाती है। ये संस्था जो आपकी थी ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया नेशनल, एक पत्रिका इंडिया का प्रकाशन करती थी। इंडिया पत्रिका का नाम है इंडिया, इसका प्रकाशन इसके द्वारा किया जाता था। अब बात ये आती है कि जो उदारवादी थे, जो उदारवादी विचारधारा के लोग थे, इनकी कृत्यों पर, इनकी मांगों पर या कांग्रेस के प्रति सरकार की प्रतिक्रिया क्या रही?
अगर हम बात करें आरंभिक दिनों में, प्रथम अधिवेशन द्वितीय अधिवेशन तक की बात की जाए, तो इन अधिवेशनों को देखा जाए, ध्यान से देखा जाए, तो आरंभिक दिनों में कांग्रेस के प्रति सरकार का दृष्टिकोण तटस्थ था। कांग्रेस से कोई वैमनस्य था नहीं। कांग्रेस, जैसा कि पता है कि अंग्रेजों की ही देन भी थी, ह्यूम द्वारा लाई गई थी, जो कि यहाँ पर गठित किया ही था सुरक्षा कपाट के रूप में। तो शुरुआती दौर में अंग्रेजों द्वारा कांग्रेस का कोई विरोध नहीं था कांग्रेस के साथ। जैसा कि पता ही है कि कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन, जो कि 1886 द्वितीय अधिवेशन था, लॉर्ड डफरिन ने उद्यान भोज भी दिया था, व्यक्तिगत रूप से उद्यान भोज दिया था, यानी समर्थन और तटस्थता की स्थिति यहाँ पर थी। लेकिन 1887 में मद्रास अधिवेशन जो होता है, 1887 मद्रास अधिवेशन जो होता है, उसमें सरकार का रुख बदल जाता है। सरकार का रुख यहाँ पर कठोर हो जाता है और 1888 में डफरिन ने तो यहाँ तक कह दिया कि कांग्रेस छोटी सी जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है। सरकार कांग्रेस में फूट डालने के उद्देश्य से सर सैयद अहमद खां और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद को कांग्रेस के विरोध में भारतीय देशभक्त मंडल की स्थापना करने के लिए प्रोत्साहित भी किया था। कौन? सरकार। किस लिए किया था? आपको पता है, इलाहाबाद अधिवेशन के विरोध में जो है ये लोग थे, यानी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और सर सैयद अहमद इलाहाबाद में अधिवेशन नहीं कराए जाने के मूड में थे। तो कांग्रेस का विरोध यहाँ पर चल रहा था। 1890 में सरकार ने अधिकारियों को कांग्रेस में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। कर्जन का कथन आता है, कांग्रेस अपने पतन की तरफ है, उसकी इच्छा है कि वह शांति मृत्यु में सहायता करे। तो ये कर्जन का कथन रहा। कहीं ना कहीं कांग्रेस के विपरीत ये सब घटनाएं देखी जा रही हैं। एल्गिन द्वितीय की बात हम लोग करते हैं। इसका दम्द भरा स्वर आता है, जो कि भारतीयों को यह सबक सिखा देता है कि इनकी मानसिकता क्या है। हम भारत को तलवार के बल पर जीते हैं और इसे तलवार के बल पर ही अधीन रखेंगे, ये कथन कहता है एल्गिन द्वितीय। तो कहीं ना तो कहीं अंग्रेजों की अपनी श्रेष्ठता या अपने अहम को इसमें समाहित किया हुआ दिखता है। भारत की ओर से अंग्रेजी शासन के लिए कांग्रेस खतरा बन चुकी थी और इन्हीं खतरों को ध्यान में रखते हुए अंग्रेजी सरकार कांग्रेस के विरुद्ध कृत्य चालू कर दी। यहाँ तक कि अब आगे आकर के बांटो और राज करो की नीति भी ये लोग अपना लेते हैं, जिसकी परिणति 1888 में देखने को मिलती है, जब सर सैयद अहमद खां को एंग्लो मुस्लिम डिफेंस एसोसिएशन की स्थापना के लिए प्रेरित किया जाता है। एंग्लो इंडियन डिफेंस एसोसिएशन की स्थापना जो कि की जाती है सर सैयद अहमद द्वारा। ये अंग्रेजों की एक सफल कूटनीति थी, जो कि बांटो और राज करो की नीति के तहत लाते हैं इसको। प्रारंभिक उदारवादियों की अगर सफलता की बात करें
तो ऐसा भी नहीं है कहा जा सकता है कि उदारवादी सफल नहीं रहे। भिक्षावृत्ति की बात तो कही जाती है, लेकिन सफल रहे हैं। उस समय के परिवेश के अनुसार अगर देखा जाए तो उस तरह की उदारवादिता रखना जायज थी, अन्यथा जो बीज शुरुआत में पनप रहा था वह एक पेड़ या पौधा बनने से पहले कुचल दिया जाता। इसलिए पौधा बनने तक हमें इंतजार करना था और हम किसी आक्रामक तरीके से वहां पर व्यवहार नहीं कर सकते थे, ताकि एक जन समूह, एक शक्ति अपने साथ जोड़ सके। 1886 में लोक सेवा आयोग की स्थापना। 1886 लोक सेवा आयोग की स्थापना। लोक सेवा आयोग की स्थापना 1886 ये उदारवादियों की सफलता रही है। जनपद सेवा यानी आईसीएस की परीक्षा इंग्लैंड और भारत में एक साथ कराए जाने की मांग करना ये इनकी सफलता रही है। बैल बई आयोग, बैल बई आयोग याद रखिएगा किस लिए गठित हुआ था? सरकार द्वारा भारतीय व्यय की समीक्षा के लिए गठित किया गया था। तो बैल बई आयोग का गठन भारतीय उदारवादियों की नीति का ही परिणाम था। 1892 में भारत परिषद अधिनियम पास कराया जाता है और इसमें प्रारंभिक राष्ट्रवादियों की ही देन रही है जो कि इस अधिवेशन को लाते हैं। जनतांत्रिक तरीके से भारत में शासन चलाने की बात इसमें कही गई, हालांकि शून्य साबित हुई। प्रारंभिक राष्ट्रवादियों ने धन पर भारतीयों के नियंत्रण की मांग रखी और उस समय नारा दिया, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। यह नारा भारतीय उदारवादियों द्वारा दिया गया था। अंग्रेज सरकार का भारत पर आर्थिक प्रभाव का मूल्यांकन उदारवादियों की देन है। जैसा कि नाम आता है दादा भाई नौरोजी का। दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी आर्थिक निकासी के सिद्धांत को प्रतिपादित करते हैं। आर्थिक निकासी का सिद्धांत, जिसमें ये इस बात की पुष्टि करते हैं कि किस तरीके से अंग्रेज भारत से आर्थिक संपदा को अपने देश यानी ब्रिटेन लेके जा रहे हैं और भारत को खोखला कर रहे हैं। इस बात का इन्होंने विश्लेषण किया। इस युग को आर्थिक राष्ट्रवादी युग के नाम से जाना जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अगर हम मूल्यांकन की इसकी बात करें तो आरोप लगता है कि उदारवादी जो है प्रार्थना करते थे और राजनीतिक भिक्षावृत्ति का काल उदारवादी युग को कहा जाता है, याचना करते थे, शांतिपूर्ण विरोध करते थे। तो ये उदारवादियों की नीति है और इनकी इस आधार पर आलोचना भी की जाती है। लाला लाजपत राय उसे उदारवादी आंदोलन, अवसरवादी आंदोलन भी कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि यह असफल रहे। देखिए, ये नकारात्मक पक्ष जो है उस समय होना वाजिब था। कारण अभी कांग्रेस रूपी पौधा अंकुरित ही हो रहा था, बीज अंकुरित ही हो रहा था। अगर आक्रामकता आ जाती तो पौध बनने से पहले कुचल दिया जाता। तो एक तरह से उस समय की या उस परिस्थिति की ये देन रही और यही वजह है कि आगे कांग्रेस बनी रही और आगे जो है इसका लाभ मिल सका। यानी जन जागरूकता फैलाना इनका कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य हो गया था। शक्तिशाली जनमत तैयार करना, मजबूत जड़ बनाना, जनता को राजनीतिक रूप से शिक्षित करना, ये उदारवादियों की देन रही है, जिसके चलते कांग्रेस आगे लड़ सकी है। तो इस तरह से कहा जाए तो कांग्रेस जो है, ये जो उदारवादी युग था, ये कहीं से भी नकारात्मक नहीं था, ये सकारात्मक था। उस समय की परिस्थिति थी जिसके कारण उदारवाद व्यवहार अपनाना पड़ा
अन्यथा आगे का इतिहास कुछ और होता। तो ये उदारवादी काल था। अगला चरण जो होगा आपका उग्रवाद का चरण, जो कि हम नेक्स्ट देखेंगे।